जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉलिटी से की थी क्लास 6 to 12। अभी हमने एनसीईआरटी का हिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसमें क्लास 6 और 7 ये दो क्लासेस आपके हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। आज की क्लास में क्लास 8 और क्लास 9 का कुछ पार्ट हम कंप्लीट करेंगे और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जिन बच्चों को अगर दिक्कत आ रही हो तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। शुरू से एकदम एंड तक हर चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज में दी गई हैं। बाकी एनसीईआरटी की थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कथन दिए गए हैं और आपको विचार करना है कि भारतीय इतिहासकार के द्वारा जो इतिहास को वर्णित किया गया था उसके संबंध पे आपको विचार करना है। पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बताकर देखते हैं। और इस विभाजन को भी अपनी समझाए इतिहास के इन कालों में बांटने के पश्चिम से समझ आई थी। तो ये समझ कहाँ से आई थी? पश्चिम से। और बाकी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में भारतीय इतिहासकारों ने बांटा है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? पहला, स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था या लोकतंत्र। तो स्वतंत्रता तो है, समानता भी है, सामंती व्यवस्था आपका नहीं होगा, लोकतंत्र होगा। आधुनिक समाज में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी विचारों को आधुनिकता और विकास का गुण माना जाता है। और मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जिन्हें आधुनिक समाज का ये विशेषताएं नहीं थी और सामंती व्यवस्था का संचालन होता था। तो ये जो सामंती व्यवस्था है ना, ये कब था? मध्यकालीन समाज में। ठीक है, मध्यकालीन समाज में ये था आपका सामंती व्यवस्था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये काम सौंपा था जेम्स रेनले। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले का वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में नक्शे तैयार करने का महत्वपूर्ण लगता था। तो जेम्स रेनले ने ये कार्य सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? रेनले को, जेम्स रेनले, याद रखिएगा। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं जो महामंदी आई थी उसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। तो देखिए, 1929 की जो आर्थिक शेयर बाजार है धाराशाही हो गई थी, कीमतों में भारी गिरावट थी और जो शेयर बाजार है वो धड़ाक से नीचे गिर गया था। 24 अक्टूबर के दिन एक ही दिन में 1.3 करोड़ शेयर आपके बेच दिए गए थे। ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी 1929 से लेकर
32 तक, अगले 3 साल तक अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वह कितनी हो गई थी? राष्ट्रीय आय इनकी, नेशनल इनकम कितनी हो गई थी? हाफ हो गई थी। ठीक है। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, निर्यात गिर रहा था, किसानों की हालत खराब हो रही थी, सट्टे बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी का असर दुनिया भर में देखने को पड़ा और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन की अर्थव्यवस्था पर देखने को पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिका से पैसा आना बंद होने के कारण जर्मन की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। मैंने रीजन बता दिया। 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर एक ही दिन में आपका 1.3 करोड़ शेयर्स बेच दिए गए। 1929 से 1932 तक नेशनल इनकम जो था अमेरिका का वो आधा हो गया, जिसके कारण दाम बढ़ने लगे और ये सारे कारण बने। 1946 में दिल्ली में हुआ जो पुलिस हड़ताल था उसका मुख्य कारण क्या था? 1946 में दिल्ली में हुआ पुलिस हड़ताल जिसमें 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और ख़राब भोजन के चलते क्या किया था? हड़ताल किया था। जैसे ही ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने हड़ताल को सपोर्ट किया और इसका समर्थन किया। तो 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण आपका कम वेतन और खराब भोजन था। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तारी कर उनको मृत्यु दंड दिया गया था कैप्टन हडसन के द्वारा। ठीक है, कैप्टन हडसन के द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तार कर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। क्लियर? अगर हम बात करें सर जनरल जॉन निकोलस की, तो इन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। जनरल जॉन निकोलस ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बाद में इसकी मौत हो गई। जनरल नील की बात करें तो जनरल नील 1857 में ये बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा किया और इसका निधन लखनऊ में हो गया। जब ये विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा था, इसने बनारस में और इलाहाबाद, जिसे आज के टाइम में हम प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पर इसने 1857 पे पुनः कब्जा किया और इसकी मौत हो गई। और कॉलिन कैपबेल की बात करें तो इसने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर में विद्रोहियों के खिलाफ ये लड़ा था। तो बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया, मृत्युदंड दिया? कैप्टन हडसन ने। ये जनरल जॉन निकोलस कौन था? इसने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई। जनरल नील 1857 में इसने बनारस और प्रयागराज पर पुनः कब्जा किया और कॉलिन कैपलेस 6 दिसंबर 1857 को इसने कानपुर में विद्रोहियों से खिलाफ लड़ा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों के बारे में और बताएं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना होता है। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती है। तो ये कथन भी सही है आपका और ये कथन भी सही है। जो वाणिज्य कंपनियां होती हैं ये पूंजीवाद के काल से इनका मुख्य लक्ष्य है मुनाफा कमाना और यह सस्ती चीज़ों को खरीदकर इन्हें उच्च कीमतों पे बेचती है। क्लियर? और औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के बाद जो वाणिज्य पूंजीवाद है इसने अपना स्वरूप बदल दिया और ये अब क्या करने लगी, जहां इन्हें कच्चे माल प्राप्त होते हैं वहां पर ये अपने नए बाजार को खोज लेते हैं।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 and 2 बोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? ये अभी हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। तो इसका मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। अब इसे समझिए। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के ही लिए नहीं बल्कि स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नवाब का ये मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना और बाद में यह पलासी के युद्ध में तब्दील हो गया। तो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण फरमान का दुरुपयोग था। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1757 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1756 में आपका मुर्शिद कुली खान नहीं, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में राजस्व को लेकर विवाद था। हाँ था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कथन भी आपका सही है। और जो मुर्शिद कुली खान था, इसकी मृत्यु 1727 में हुई थी। अगर कोई पूछे इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1727 में हुई थी। ठीक है। बाकी आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला कथन आपका गलत है। सिराजुद्दौला के हार का जो सबसे प्रमुख कारण क्या था? सिराजुद्दौला के हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अभी आपको पता है कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें उन्हें धोखे से ये लड़ाई लड़ी जाती है और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसने धोखा दिया और सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। तो कौन था वो? सेनापति मीर जाफ़र। ये सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र, इसने सिराजुद्दौला को युद्ध में धोखा दिया। ये अंग्रेज़ों से मिल चुका था। इसने सारी स्ट्रैटेजी बता दी थी अंग्रेज़ों को, जिसके चलते जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसमें इस सिराजुद्दौला की हार हो गई। प्लासी का युद्ध के पतन उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके पश्चात जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका असत्य है, मतलब गलत है। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। तो ये बात आपका सही है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीर कासिम लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है।
कौन बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल में वह व्यापार करेंगे और शासन उन्हीं को देंगे। इसीलिए उन्होंने स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़ाए ही इसको अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाया। तो ये पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम नहीं, मीर जाफर आपका बंगाल का वो बना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया भी था, यहाँ पे सेनापति मीर जाफर के चलते सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था 1764 ईस्वी में जब बक्सर की लड़ाई हुई थी? तो उस टाइम पे मीर जाफर। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया था। उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब घोषित किया गया और 1765 में अपनी मृत्यु तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। तो बोला है वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब घोषित किया गया। तो मीर कासिम को बंगाल की जो लड़ाई हुई थी उसमें हरा दिया गया था। ठीक, और उस टाइम पे कौन था? मीर जाफर। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। ये कथन तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बक्सर की जो लड़ाई थी ये युद्ध हुआ कब था? 1764 में, और इसमें मीर कासिम अवध के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज। तो मीर कासिम अकेले नहीं था, इसके साथ अवध के नवाब थे, मुगल बादशाह था द्वितीय, आलम द्वितीय, और मीर कासिम था। तो ये कथन आपका तो गलत हो जाएगा पहला। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। देखिए 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। तो बक्सर युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी का अधिकार सिर्फ को दे दिया। फौजदारी अधिकार अभी भी किसके पास था? नवाब के पास था। ठीक है, तो ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। सिर्फ दीवानी अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिला था, कंपनी को फौजदारी अधिकार नवाब के पास था। क्लियर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को आप चयन कीजिए कि सत्य कथन कौन सा है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि के अंतर्गत रियासतों को अंग्रेजों के द्वारा एक रेजिडेंट की नियुक्ति करनी होती थी। उन्हें अपना स्वतंत्र सेना अधिकार रखना नहीं होता था। तो ये सही है, उन्हें अंग्रेजों द्वारा क्या रखनी होती थी? रेजिडेंट की नियुक्ति करनी पड़ती थी। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। हाँ, ये बात एकदम सही है, कंपनी द्वारा इन्हें सुरक्षा दी जाती थी।
सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। रेजिडेंट के अंतर्गत सेना रखी जाती थी। इसका खर्च रियासत को उठाना होता था। अगर रियासत इसका खर्च उठा पाने में चूक जाती थी तो कंपनी इनके इलाकों को हड़प लेती थी। तो सहायक संधि में ये तीनों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। हैदर अली की मृत्यु किस एंगल मैसूर युद्ध में हुई थी? एंगल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली थे कौन? तो हैदर अली मैसूर के शासक थे। कौन थे? मैसूर के शासक थे। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली का जो शासनकाल था वह 1761 से 1782 ईस्वी तक था। इनका जो शासनकाल था वो 1761 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक था। और द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध के समय इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कैंसर। ठीक है, युद्ध में नहीं, ड्यू टू कैंसर के चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1782 में। क्लियर? 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कैंसर। और इसके बाद जो इस युद्ध का नेतृत्व है वह कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। क्लियर? एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया? और इसमें आपको सही कथन बताना है। पहला है 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साम्राज्यवादी जो नीति थी इसके प्रचलित होने वाले संभवतः पहले भारतीय शासक थे। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापार से सेंध डालने के लिए 1785 में, ये जो 1786 दिया है ना, ये 1785 होगा। देखिए बस ईयर का खेल है। 1785 ईस्वी में इन्होंने अपने रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे वहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि यह पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के व्यापार में सेंध डालने के लिए ये कोशिश की थी। तो पहला कथन आपका थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ पर 1785 है। दूसरा कथन है इन्होंने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया था। ये कथन आपका सही है क्योंकि सुल्तान के स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने को रोक दिया था टीपू सुल्तान ने। इसीलिए इन्होंने भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया था कि उनकी मदद से उनके जो सेना थी, फ्रांसीसी जो सेना थी, उनकी सेना आधुनिकीकरण थी और वह चाहते थे कि फ्रांसीसियों की मदद से वो अपनी सेना को भी आधुनिकीकरण करें जिसके चलते वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकें। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, पहला कथन आपका गलत है। क्लियर? अगला है हमारा 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए जो 1799 में टीपू सुल्तान के हार के परिणाम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है और क्यों ये हार गए थे? तो बताना है सत्य कथन। पहला है श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग लड़ी थी। पहला जंग आपका हुआ था 1767 से 69 के बीच में। दूसरा जो जंग था वह हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक।
तीसरा जो जंग था वह हुआ था 1790 से लेके 92 के बीच में, और जो चौथा युद्ध था वह था 1799। ठीक। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली उसकी राजधानी की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारे गए। वोडियोगार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई थी। टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर का जो राजकाज था वो पुराने जो वोडियार राजवंश थे उनके हाथों में सौंप दिया गया था। तो वोडियार राजवंश के हाथों में इनका पुराना काजकाज सौंप दिया गया था और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वोडिया राजवंश के हाथों में सत्ता दे दी गई और मैसूर की सहायक संधि। बाकी यहाँ पे तीनों एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था मैंने आपका टाइमलाइन लिख दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बात करें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार का आक्रमक नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार की मांग इस कारण नीति को अपनाया गया और ये किसके द्वारा अपनाया गया? लॉर्ड हेस्टिंग। किसके द्वारा? हेस्टिंग के द्वारा। हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति का प्रारंभ किया गया। कंपनी का दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासत का अधिग्रहण करना और अधिग्रहण करके उन्हें धमकी देने का अधिकार उनके पास मानती थी। तो याद रखिएगा हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति को आरंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहला है, रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटका से है। ओके। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तो देखिए सर्वोच्चता की नीति अपनाने के पश्चात अंग्रेजों ने कतुर जो कर्नाटक में स्थित है उसके छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटका से था, ये कथन आपका सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। तो इन्होंने अहिंसक आंदोलन तो हम नहीं कह सकते हैं। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें 1824 में गिरफ्तार कर लिया था और 1829 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक और गरीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों की ओर दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और अंग्रेजों ने उन्हें 1830 में फांसी पे लटका दिया। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली ने, किसने? संगोली के एक और गरीब चौकीदार कौन थे? रायना थी। इन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन सहायता से इन्होंने ब्रिटिश शिविरों की और दस्तावेजों को नष्ट किया और इन्हें 1830 में फांसी दे दी गई। ठीक है। और ये जो था ना अहिंसक, ये नहीं, आंदोलन किया था लेकिन अहिंसक नहीं किया था। ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन ही हम करेंगे क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जा रहा है, इसी चक्कर में हम 20-20 क्वेश्चन ही रखेंगे। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था?
तो कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो बात करें अगर हम एलन ब्रो के द्वारा 1843 में सिंध पर अधिग्रहण कर लिया गया था और उस टाइम पे मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरा नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे अधिकृत किया गया। किसके द्वारा? मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर ने आपका पूरी सेना टुकड़ी भेजी और वहां पर अधिग्रहण कर लिया। और किसके समय में? एलन ब्रो। ये उस टाइम पे आपका एलन ब्रो के समय में 1843 में सिंध पर अधिक्रमण कर लिया गया। तो आपको क्लासेस कैसे लगी? मैंने पूरे डीप में पूरी एक एक लाइन और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं और कोई भी अगर आपको सुझाव देना हो तो आप सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।